हेलो बच्चे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 डिग्री प्रेफिक्स का लिस्ट हमने देख लिया था। 1 डिग्री प्रेफिक्स का लिस्ट देख लिया था। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ड रूट में हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड रूट लिखते हैं। हमने देखा था कि 1 डिग्री सफिक्स के लिए क्या लिखते हैं। हमने देखा था कि 2 डिग्री सफिक्स के लिए एक टेबल हमने बना दिया था, उसमें 2 डिग्री सफिक्स बता दिया था हमने कि किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा 2 डिग्री सफिक्स लगेगा। हमने इस बात के बारे में भी चर्चा की थी लास्ट क्लास में कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले 3 चरणों में हम उसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम उसका पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं उस कंपाउंड में, ठीक है। जो भी पेरेंट चेन सेलेक्ट होता है उस पेरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं उस कंपाउंड का, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, इन फर्स्ट स्टेप वी डू सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, आफ्टर दैट वी डू नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन एंड देन नेमिंग ऑफ कंपाउंड इज डन, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने आपसे कहा था कि एल्केन्स का नोमेनक्लेचर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन स्टार्ट करने से पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने का कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। क्या रूल है? तो उस रूल पे हम चर्चा करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या रूल। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला पॉइंट है कि लॉकेंट नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी रिटन बिफोर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, देखिए आपने पेरेंट चेन चुना, पेरेंट चेन से जो कुछ भी बाहर निकल गया वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांचिंग, है ना, या लॉकेंट भी कहते हैं। तो लॉकेंट नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी रिटन बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हर सब्स्टिट्यूएंट का अपना अपना लॉकेंट नंबर होता है और हर सब्स्टिट्यूएंट का लॉकेंट नंबर उसके नाम से पहले लिखा जाना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। जितने भी सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं सब 2 डिग्री प्रेफिक्स के अंदर आते हैं, उनका नाम पहले लिखा जाएगा। मान लीजिए 3-4 सब्स्टिट्यूएंट है तो तीनों चारों सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखिएगा, उनमें भी पहले किसको लिखिएगा आप? तो जितने भी सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, ऑल सब्स्टिट्यूएंट शुड बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जितने भी सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं उन सारे सब्स्टिट्यूएंट के नामों को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं बच्चे, ठीक है। अगर एक कंपाउंड में सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट करता है 2 टाइम्स, सेम इन इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया है कि इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट is repeated 2 times, 3 times, 2 times, 3 times, 4 times, ... then for their repetition words like di, tri, tetra, penta words are used before the name of repeated substituent, before the name of repeated substituent, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये रिपीटेशन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, याद रखिएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले अगर डाई, ट्राई, टेट्रा लगाना पड़े उसकी रिपीटेशन को जाहिर करने के लिए, तो इन डाई, ट्राई, टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करके अरेंज नहीं करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते वक्त हमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इन सब शब्दों पर ध्यान नहीं देना है। क्यों?
क्योंकि ये रिपीटेशन को जाहिर करने वाला वर्ड है, ये नाम नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले अगर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब वर्ड आता है नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले, तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, आर नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, टू सेपरेट टू मैथमेटिकल नंबर, अगर मान लीजिए हमने कहा कि सारे सब्स्टिट्यूएंट का लॉकेंट नंबर लिखना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 3 पे और वही सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 5 पे और वही सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 7 पे, तो 3, 5 और 7 मिलके 357 ना हो जाए, इसलिए मैथमेटिकल नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। व्हाइल मान लीजिए कि मिथाइल लगा हुआ है 3 पे, 5 पे, 7 पे, तो आप लिखेंगे ना 3, 5, 7 3 बार, मतलब ट्राई, 3 बार रिपीटेशन के लिए हमने बोला ना कि ट्राई वर्ड यूज करते हैं, तो ट्राई मिथाइल ऐसा लिखेंगे हम। ट्राई मिथाइल क्यों? क्योंकि मिथाइल 3 बार रिपीटेड है और जहां जहां रिपीटेड होगा वो नंबर, हर सब्स्टिट्यूएंट का लॉकेंट नंबर उसके नाम से पहले लिखा जाना जरूरी है। तो उस हिसाब से हमने क्या किया कि 3, 5, 7 ट्राई मिथाइल, तो 3, 5, 7 ट्राई मिथाइल, तो 7 मैथमेटिकल नंबर और इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाते हैं। मैथमेटिकल नंबर और इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आगे बोला जाए। आगे है कि टू सेपरेट टू मैथमेटिकल नंबर्स कॉमा इज यूज्ड, while to separate mathematical numbers and English alphabet hyphen is used। ठीक है, तो इन 4-5 रूलों का ध्यान रखेंगे हम और इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हो, तो इन 5 रूल का ध्यान रखेंगे हम नाम लिखते समय। ठीक है, ठीक है भाई, चलो तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन के नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसके नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का चुनाव करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने पेरेंट चेन चुना है उसका नंबरिंग करते हैं, शुरुआत से लेके हर कार्बन को 1 से नंबर स्टार्ट करके लास्ट तक नंबरिंग करना ही नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन कहलाता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद फिर हम नाम लिखेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल देखते हैं क्या है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के लिए, कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन चुनते हैं, नंबरिंग करते हैं और फिर नाम लिखते हैं। ठीक है, ये बात तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के लिए कुछ रूल्स हैं कि दैट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन which contains maximum number of carbon atoms, which contains maximum number of carbon atoms, बच्चे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा ना उसको हम बना देंगे पेरेंट चेन। यही रूल कहता है। ठीक है, यही रूल कहता है। क्या रूल कहता है? कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसी को बनाएंगे पेरेंट चेन। देखो एग्जाम्पल से सीखते हैं हम। मान लीजिए कि आपको एक ऐसा एल्केन मिला नोमेनक्लेचर करने के लिए, है ना, नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको ऐसा एल्केन मिला। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टूडेंट पेरेंट चेन चुनते हैं, तो सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए हम एग्जाम्पल के थ्रू ही सिखाते हैं कि कौन सा गलती आपको करना है, कौन सा गलती आपको नहीं करना है। इनफैक्ट गलती तो आपको कोई भी नहीं करना है,
है ना। तो यही हम गलती करके बताएंगे कि आप क्या क्या गलती कर सकते हैं और वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी कंपाउंड को हम 4 बार लिख देते हैं, 4 बार, कि 4 तरह की गलतियां आप कर सकते हैं। ऐसे तो आप बहुत तरह की गलतियां करते हैं जीवन में, तो सारी गलतियों को तो मैं नहीं सुधार सकता, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे कोई गलती ना हो उसको मैं सुधारने का कोशिश करूंगा, बचाने का कोशिश करूंगा कि आपसे ये गलती ना हो। देखिए, मान लेते हैं कि जहां जहां जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना है। अगर वो भी नहीं मानना है तो मैं लिख देता हूं कि यहां कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन की कमी है, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन मैंने लिख दिया। यहाँ 2 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ 1 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ 3 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ 1 हाइड्रोजन की, यहाँ 2 हाइड्रोजन की, यहाँ 3 हाइड्रोजन की, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। बोलो, है ना बच्चे। तो हर जगह जहां जहां जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना है। CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, है ना। जहां जहां जितना हाइड्रोजन होना चाहिए बच्चे है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर, आगे बोलिए। रूल है हमारा कि दैट कार्बन चेन विल बी सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन which contains maximum number of substituents, sorry, which contains maximum number of carbon atoms, which contains maximum number of carbon atoms। देखिए, मैं अगर रेड पेन का इस्तेमाल करूं पेरेंट चेन चुनने के लिए, तो देखिए मैं कैसे चुन सकता हूं। एक बच्चा उठेगा और पेरेंट चेन, अरे ये रेड क्यों नहीं चल रहा भाई। हाँ, अब चल रहा है। एक बच्चा उठेगा, बोलेगा मैं ऐसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा सर। कोई कहेगा नहीं, मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा सर, ऐसे। कोई कहेगा नहीं सर, मेरा मन है ऐसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का। कोई बोलेगा नहीं, मैं तो ऐसे सेलेक्ट करूंगा सर। आप बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारा रूल क्या है पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का। रूल है कि दैट कार्बन चेन विल बी सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें क्या कितना है। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो बोलो 5 कार्बन एटम हमने लिख दिया, 5 कार्बन एटम का चेन चुन लिया। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का चेन चुन लिया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम का चेन चुन लिया। और इसमें अगर ऐसे चुनते हैं चेन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या इसमें 10 कार्बन एटम है। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग, हेलो, रूल के अकॉर्डिंग कौन सा चेन पेरेंट चेन होना चाहिए। तो ये होना चाहिए पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन होना चाहिए। लेकिन आप इस बात पर ध्यान देंगे कि रूल कहता है कि पेरेंट चेन चुनने समय कम से कम वो चेन होना चाहिए। सबसे पहली बात कि वो चेन होना चाहिए, तभी पेरेंट चेन चुनेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि चुना गया हमारा चेन चेन हो, है ना। मतलब नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए कि गले में आप चेन पहनते हैं
उसको आप ओपन कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो उसका 2 ही एंड पॉइंट होता है ना, 2 एंड पॉइंट होता है। तो अगर आपने चेन चुना है, चेन, तो उसका कायदे से 2 ही एंड पॉइंट होगा। कितना एंड पॉइंट होगा बोलो? 2 एंड पॉइंट होगा। तो देखते हैं किसका किसका 2 एंड पॉइंट है। अगर हमने चेन ऐसे चुना है तो एक एंड पॉइंट ये और एक एंड पॉइंट ये। चेन यहां से शुरू हुआ है, यहां पे खत्म हुआ है, या यूं बोले कि यहां से शुरू हुआ है, यहां पे खत्म हुआ है। चेन का 2 अंतिम पॉइंट है, 2 अंतिम बिंदु है, ठीक है, 2 टर्मिनल है। यहां भी चेन देखिए, यहां से शुरू हुआ है लेकिन यहां खत्म नहीं हुआ, यहां घूम गया है चेन, यहां चेन घूम गया है और घूमने के बाद यहां पे खत्म हुआ है। सर चेन है तो ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे है? अरे चेन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है और सीधा सीधा भी हो सकता है। उसी तरह से पेरेंट चेन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है और सीधा सीधा भी हो सकता है। लेकिन एक बात सही है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब पहले कार्बन से स्टार्ट किए तो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, ऐसे करके अंत तक पहुंच जाएंगे। कहीं भी जंप करने का नौबत ना आए, ठीक है। तो ऐसा कोशिश करना है हमें चेन चुनने का, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखो इसका 2 एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये। तो ये चेन है, ये भी चेन है, और देखिए ये भी चेन है। घूमते घूमते यहां पहुंचे हैं हम। लेकिन इसको अगर देखिएगा तो एक एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट, 3 एंड पॉइंट, 4 एंड पॉइंट। अगर आपने सही से चेन चुना है तो 2 एंड पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। चेन का 2 ही एंड पॉइंट होता है, चेन का 2 ही एंड पॉइंट होता है। एक एंड पॉइंट ये, इसका तो 4 एंड पॉइंट है। एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, एक एंड। 4 टर्मिनल वाला कभी भी चेन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपका ऐसा आ रहा है तो आपने गड़बड़ किया है चेन चुनने में, ठीक है। तो ये चेन ही नहीं है, तो मैं लिखूंगा कि नॉट इवन अ चेन, नॉट इवन अ चेन। ये चेन ही नहीं है। तो अगर चेन ही नहीं है तो काहे का पेरेंट चेन? तो चेन कौन कौन है? तो चेन ये है, ये है, ये है। तो इन तीनों चेन में से किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन। ये हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन। और अगर आप ये पेरेंट चेन चुनते हैं, पेरेंट चेन, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा पेरेंट चेन नहीं हो सकता है। 7 कार्बन वाला चेन के रहते हुए 6 कार्बन वाला कभी भी पेरेंट चेन नहीं होगा। 5 कार्बन वाला कभी भी पेरेंट चेन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारा लिखेंगे, रूल्स भी लिखेंगे और रूल्स का एग्जाम्पल के रूप में इसको भी लिखेंगे कि आप ये गलती ना कर पाए, आप ये गलती ना करें, ऐसा चेन ना चुने। ये चेन ही नहीं है। तो काहे चेन नहीं है सर? तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ऊपर से इसका 1 से 2 से ज्यादा टर्मिनल पॉइंट है। कंटिन्यूअस कैसे नहीं है? तो कंटिन्यूअस नहीं है, यहां से शुरू करो, यहां से चेन शुरू है ना, यहां से शुरू करो। पहले से यहां इस कार्बन पे गए, फिर इस कार्बन पे गए, फिर इस कार्बन पे, ठीक है। अब इस कार्बन से इस कार्बन पे जाने के लिए हमको जंप करना पड़ेगा ना, कंटिन्यूअस थोड़ी है ना। ये कार्बन इससे कनेक्टेड नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए इस कार्बन से इस कार्बन से इस कार्बन पे आ गए, तो फिर इस कार्बन से इस कार्बन पे जाने में कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। तो चेन जो है वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है। कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए कंटिन्यूटी। तो तब आप कहा जाएगा कि आपने चेन चुना है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिखिए, जिसको हमने काट दिया है उसको भी लिखिए, और जो पेरेंट चेन है आपका उसको भी लिखिए, ताकि फ्यूचर में आप ये गलती ना दोहराएं। कितने बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट चेन है तो वो सीधा ही होगा? नहीं, इस भूल में मत रहिएगा। पेरेंट चेन सीधा भी हो सकता है और पेरेंट चेन टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। पेरेंट चेन में भी स्ट्रेट और में इवन भी कर्व्ड।
बट वन थिंग इज ट्रू दैट इट शुड बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना जी। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको जरा लिखिए, लिख लिए। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप इस दुविधा में फंस गए, किस दुविधा में सर, कि ऐसा मिल गया कंपाउंड आपको, एक एल्केन आपको ऐसा मिला, ऐसा मिला, कैसा मिला, ऐसा, कैसा, अरे यार ये रेड क्यों चलने लगता है, ऐसा मिला, ठीक है ना। तो इसको मैं 2 बार लिख लेता हूं कि आप कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं। सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। ये अगर ये कंपाउंड मिला आपको और आपने एक बार चेन चुन लिया ऐसे, और एक बार आपने चेन चुन लिया ऐसे, ऑफ कोर्स हम ऐसे पेरेंट चेन नहीं चुनेंगे, काहे सर, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उसमें, और जैसे हमने चुन रखा है चेन, उस तरह से अगर चेन चुनते हैं तो 6 कार्बन एटम मिलेंगे चेन में, तो 6 कार्बन एटम को छोड़ के हम 5 कार्बन एटम की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो अगर मान लीजिए कि आप ऐसे पेरेंट चेन चुनते हैं, अगर आप ऐसे पेरेंट चेन चुनते हैं तो दोनों में से कौन सा पेरेंट चेन होगा। एक कंपाउंड में चेन बहुत तरह का हो सकता है, हेलो, एक कंपाउंड में चेन बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन उन सारे चेन में से कोई एक ही चेन पेरेंट चेन होगा, उन सारे चेन में से कोई एक ही चेन पेरेंट चेन होगा, ठीक है। तो आज हम पेरेंट चेन का चुनाव करने निकले हैं। तो पेरेंट चेन, मान लीजिए कि कोई बच्चा पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट करता है और कोई बच्चा पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट करता है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा आपका पेरेंट चेन और कौन सा हो जाएगा गड़बड़ पेरेंट चेन। तो देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं, हमारा रूल क्या कहता है कि दैट कार्बन चेन विल बी सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस चेन में कितने हैं, इस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 6 कार्बन। कितने कार्बन एटम है बच्चे, 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन, ठीक है। तो एक को मैं वाइट कर लेता हूं बच्चों, है ना, वाइट कर लेता हूं तब सही रहेगा। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6। सर ऐसा 2 कार्बन का चेन मिला हमको जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम तो है कि चेन में इससे ज्यादा कार्बन एटम पूरे कंपाउंड में किसी चेन में नहीं आ सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करने वाला ये चेन है, लेकिन ऐसा 2 कार्बन का चेन है सर, किसको बनाएंगे पेरेंट चेन। अगर आप ऐसी दुविधा में फंस गए तो आप देखेंगे कि कौन से चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉकेंट्स प्रेजेंट है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स या लॉकेंट्स क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूएंट्स या लॉकेंट्स क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स या लॉकेंट्स, जैसे मान लीजिए आपने पेरेंट चेन चुना ना,
तो पेरेंट चेन को समझ लीजिए कि एक पेड़ है, पेड़ 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 समझते हैं ना, समझ लीजिए कि ये पेड़ है, और इस पेड़ से बाहर निकलने वाला जो कुछ भी चीज है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो एक जगह से ये बाहर निकला हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां दूसरे जगह से ये बाहर निकला हुआ है दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है बच्चे, ठीक है। तो दिस चेन कंटेन्स 6 कार्बन एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। टू सब्स्टिट्यूएंट्स, जबकि इसमें 6 कार्बन एटम्स एंड ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट। कैसे? ये देखो ना, एक ही जगह से निकला हुआ है, तो पेरेंट चेन में से जितने जगह से निकला हुआ रहेगा उतना सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां एक जगह से निकला हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, 6 कार्बन 1 सब्स्टिट्यूएंट। वन सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको हमने क्या सिखाया? आपको हमने सिखाया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला रूल फेल हो जाए, क्योंकि सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के फिराक में रहेंगे हम, कि मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट विल बी द चेन। तो इसमें 6 कार्बन एटम है और एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां 6 कार्बन एटम 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम बना देंगे पेरेंट चेन। तो ये है हमारा पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। और ये हमारा पेरेंट चेन नहीं हो सकता, पेरेंट चेन नहीं हो सकता, लिख के काट दीजिएगा आप भी, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सर सबसे पहले कार्बन एटम ही देखते हैं ना, तो सबसे पहले तो कार्बन एटम देखते हैं, लेकिन वो रूल तो फेल हो गया। एक ही कंपाउंड में ऐसा ऐसा 2 चेन है, 2 चेन एग्जिस्ट करता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इससे ज्यादा कार्बन एटम आ ही नहीं सकता है किसी चेन में, और ऐसा ऐसा 2 चेन है, तब क्या कीजिएगा? तो वैसे केस में, ऐसे दुविधा की स्थिति में, ऐसे विकट परिस्थिति में हम रूल नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 का प्रयोग कब करेंगे? जब रूल नंबर 1 फेल हो जाए। तो रूल नंबर 1 फेल हो जाएगा तो हम रूल नंबर 2 के रूप में लगाएंगे कि जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम बना देंगे पेरेंट चेन। ठीक है, ठीक है सर। तो आप सबसे पहले इस रूल को लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस रूल को लिख लीजिए कि इफ अबव रूल, मतलब रूल 1 अगर फेल हो जाता है, सुनो, रूल 1 अगर फेल हो जाता है, इफ अबव रूल फेल्स to select the correct parent chain, then that carbon chain will be selected as parent chain which contains maximum number of substituent, which contains maximum number of substituent। बचवा समझे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें रहेगा उसको हम बना देंगे पेरेंट चेन, प्रिंसिपल चेन। पेरेंट चेन को प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं, मेन चेन भी कहते हैं, ठीक है। तो सावधान रहिएगा। तो वीडियो पॉज करके इस रूल को लिखिए, उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में इसको छाप लीजिए। वीडियो पॉज करके ये काम कीजिए, ठीक है। आगे इतना करने के बाद आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया। और उसके बाद दूसरा, हेलो, दूसरा देखिए इधर, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा हम नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन के लिए भी रूल है। क्या रूल है? तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन का रूल जानने के लिए आपको लॉकेंट नंबर जानना पड़ेगा बबुआ, कि लॉकेंट नंबर क्या चीज होता है।
ठीक है। लॉकेंट तो आप जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं। लॉकेंट होता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का दूसरा नाम पर्यायवाची लॉकेंट भी होता है। सब्स्टिट्यूएंट को ही लॉकेंट कहते हैं। ठीक है, तो सर लॉकेंट नंबर क्या हुआ? तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल से सिखाते हैं आपको हम कि हर जगह जहां जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना है, जहां जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना है। मान लीजिए अगर आपको ये कंपाउंड मिला तो रूल 1 और रूल 2 का इस्तेमाल करते हुए पहले तो रूल 1 लगाएंगे, वो फेल हो जाता है तो रूल 2 लगाते हैं। बार बार इस बात को बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले रूल 1 लगाते हुए हम पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए। पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए, देखो बच्चों ऐसे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम पेरेंट चेन का नंबर करते हैं। कैसे नंबरिंग करते हैं? शुरुआत से जो कार्बन है ना, कार्बन को हम 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते हुए लास्ट तक पहुंच जाते हैं। यानी शुरुआत से नंबर स्टार्ट करके लास्ट तक पहुंचने तक को ही कहते हैं नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में चेन के शुरुआत वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए अंत वाले कार्बन तक के पहुंचने को कहते हैं नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, तो सर यहां तो दो एंड पॉइंट है ना, एक तो एंड पॉइंट ये हो गया और एक एंड पॉइंट ये हो गया। तो दोनों एंड पॉइंट में से किसी एंड पॉइंट से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप नंबरिंग यहां से भी इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4, और आप नंबरिंग इधर साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन किसी एक तरफ से ही नंबरिंग सही होगा रूल के अकॉर्डिंग, है कि नहीं? तो किधर साइड से सही होगा? तो सुनिएगा ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है बच्चे, समझे? ध्यान से सुन के और ध्यान से समझना है। देखिए यहां अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं, इधर से, तो 1 2 3 4, इधर से हर कार्बन को कुछ ना कुछ नंबर मिला। तो जिस कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अरे CH3 तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स का पन्ना खोल के देखिए तो इसी CH3 का नाम मिथाइल लिखा हुआ है, ये मिथाइल है। तो ये जो मिथाइल है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये जिस कार्बन पर लगा हुआ है उस कार्बन को कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा ना यार। तो जो भी नंबर इस कार्बन को मिलेगा वही नंबर इस सब्स्टिट्यूएंट का लॉकेंट नंबर कहलाता है। अच्छा सर, नंबरिंग आप इधर से किए तब ना इसको 2 नंबर मिल गया। आप अगर नंबरिंग इधर से किए होते तो इसी कार्बन को 1 2 3 3 नंबर मिल जाता ना सर। तो लॉकेंट नंबर किसको बोलेंगे, 2 को या 3 को? लॉकेंट नंबर 2 को भी बोलेंगे और 3 को भी बोलेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? सबसे पहले बताइए कि लॉकेंट नंबर होता क्या है? लॉकेंट नंबर कहते हैं कि पोजीशनल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड लॉकेंट नंबर ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट। Positional number of substituent is called locant number of that substituent. Positional number of substituent is called locant number of that substituent. मतलब कि जिस पोजीशन पर लॉकेंट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उस कार्बन को जो नंबर मिलेगा, चाहे आप नंबरिंग किधर साइड से भी करें, अगर इधर साइड से करते हैं तो इसको 2 नंबर मिला तो इसका लॉकेंट नंबर 2 माना जाएगा, और इधर साइड से नंबरिंग करेंगे तो इसी कार्बन को 3 नंबर मिला, इसी कार्बन को 3 नंबर मिला, 3 नंबर,
तो इसका लॉकेंट नंबर 3 हो जाएगा। सर कंफ्यूज मत कीजिए, ये बताइए कि लॉकेंट नंबर 2 को बोलेंगे कि 3 को बोलेंगे। अरे भाई लॉकेंट नंबर डिपेंड करेगा कि आप किधर साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। आप पहले साइड फिक्स कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि लॉकेंट नंबर क्या मिला है। सर साइड कैसे फिक्स करेंगे? अरे उसी के लिए तो रूल है भाई कि दोनों में से किसी एक साइड से नंबरिंग करेंगे। किस साइड से करेंगे? तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन नहीं, पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड, उस छोर से नंबरिंग किया जाना चाहिए which gives substituent comma the lowest locant number। सब्सटीट्यूएंट को जिधर साइड से कम नंबर मिले, कम लॉकेंट नंबर मिले ना सब्सटीट्यूएंट को, उधर साइड से नंबरिंग कर। तो बताइए कम नंबर किधर साइड से मिल रहा है? तो इधर साइड से 2 नंबर मिल रहा है। जिस कार्बन पर सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ उस कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, यानी इस सब्सटीट्यूएंट का लॉकेंट नंबर 2 हुआ इधर साइड से नंबरिंग करने पे, और इसी कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है इधर साइड से नंबरिंग करने पे। तो लोवेस्ट लॉकेंट नंबर किधर से मिल रहा है? तो लोवेस्ट लॉकेंट नंबर इधर से मिल रहा है, इधर से। तो इधर से नंबरिंग करना सही है और इधर से नंबरिंग करना गलत है बच्चे। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स सब्स्टिट्यूएंट कॉमा द लोवेस्ट लॉकेंट नंबर। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए कि लॉकेंट नंबर किसको कहते हैं, और यहां पे लिख लीजिएगा कि ये जो चीज है इसको मिथाइल बोलते हैं ना आप, मिथाइल, मिथाइल। तो यहां लिख लीजिएगा कि लॉकेंट नंबर ऑफ मिथाइल इज 2, या तो 2 होगा और या नहीं तो 3 होगा। 2 एंड 3 नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 और 3 बोल रहा हूं। या तो 2 हो सकता है नहीं तो 3 हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग आपका क्या है। जिधर साइड से आप नंबरिंग करेंगे उधर साइड से लॉक एंड नंबर भी काउंट होगा। ठीक है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इस रूल को लिखिए। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि इस रूल को, पहला जो रूल हमने बताया है आपको कि उधर साइड से नंबरिंग कीजिए जिधर साइड से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, ये रूल तभी लगाना है आपको जब एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा ना बच्चे, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जब प्रेजेंट रहेगा तो आपको लगाना है RFPD रूल, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहां नोट करके इस बात को लिखेंगे, बट अप्लाई this rule only when there is one substituent present। one substituent present for more than one substituent, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो for more than one substituent
सब्स्टिट्यूएंट्स अप्लाई आरएफपीडी रूल। आरएफपीडी रूल को अप्लाई करना है आपको। क्या करना है? आरएफपीडी रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, अब आरएफपीडी रूल क्या है सर? तो लिखिएगा आरएफपीडी रूल, ब्रैकेट में लिखिएगा रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आरएफपीडी रूल क्या कहता है? रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है भाई? कि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे आपके पास, आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे, ठीक है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, अरुण जी थोड़ा पानी पिलाइएगा, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए, पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट कर ली, ठीक है। आरएफपीडी रूल क्या कहता है? नॉर्मल पिलाइए ना, नॉर्मल, ठीक। पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट कर लिए। आरएफपीडी रूल क्या कहता है? आरएफपीडी रूल कहता है कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट रहे तो क्या करना है आपको? आपको दोनों साइड से नंबरिंग कर लेना है। आप दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर साइड का लॉकेंट नंबर आप लिख लीजिए। लॉकेंट नंबर मतलब लॉकेंट को जो नंबर मिला हुआ है लिख लीजिए कि 2 पर लॉकेंट है, 2 नंबर वाले कार्बन पर लॉकेंट है तो 2 नंबर आपको लिख लेना है। 3 नंबर वाले कार्बन पर लॉकेंट है, 3 नंबर वाले कार्बन पर लॉकेंट है तो 3 लिख लेना है। माने सारे सब्स्टिट्यूएंट का लॉकेंट नंबर आपको लिख लेना है। यहां 5 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर वाले कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, 5,5, ठीक है, 2 3 5 5। यानी इधर साइड से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। और वही अगर इधर साइड से नंबरिंग करते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं हम, देखिए 1 2, इसी कार्बन को इधर साइड से नंबरिंग किए थे तो 5 मिला है, और इधर साइड से नंबरिंग किए तो 2 मिला है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना बच्चे। इस साइड से अगर नंबरिंग कीजिएगा तो हर सब्स्टिट्यूएंट का लॉकेंट नंबर शुरुआत से लिखते हुए चले जाइए। हाँ, और इस बात का ध्यान रखिए कि पहले साइड से नंबरिंग करने के बाद जो लॉकेंट नंबर लिखे हैं उसमें पहला वाला के सामने इधर से पहला वाला जो मिल रहा है उस नंबर को लिखना है। मतलब पहला वाला के सामने पहला वाला लिखा जाएगा, दूसरा वाला के सामने दूसरा वाला, तीसरा वाला के सामने तीसरा वाला, चौथा वाला के सामने चौथा वाला, ठीक है। तो इधर साइड से नंबरिंग किए तो इस कार्बन को कितना मिला है? 2। तो 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 2। फिर आगे बढ़े तो 4 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अरे इधर साइड का नंबरिंग कंसीडर कर रहे हैं यार, तो 4 लिख दिया हमने। फिर इधर साइड से नंबरिंग कंसीडर कर रहे हैं तो 5 नंबर पर एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो 5 लिख दिया, ठीक है। आप दोनों साइड से नंबरिंग कर लीजिए, इधर साइड से भी नंबरिंग करके सब्स्टिट्यूएंट का लॉकेंट नंबर लिख लिए, इधर साइड से भी नंबरिंग करके सब्स्टिट्यूएंट का लॉकेंट नंबर लिख लिए।
RFPD रूल क्या कहता है कि दोनों साइड से नंबरिंग करके लॉकेंट नंबर दोनों साइड का लिख लीजिए, पहला वाला के सामने पहला वाला, दूसरा वाला के सामने दूसरा वाला, तीसरा वाला के सामने तीसरा वाला, चौथा वाला के सामने चौथा वाला, लिख लिए। उसके बाद शुरुआत से कंपेयर कीजिए, शुरुआत से कंपेयर कीजिए, मतलब ये दो तो ये भी दो, कंपेयर करना है और कंपेयर करके अंतर जहां मिले वहां रुकना है। ये दो है, यहां दो है, अंतर मिला नहीं मिला, आगे बढ़ना है। तो जहां अंतर मिले, जहां फर्स्ट पॉइंट पे अंतर मिले, हेलो, जहां फर्स्ट पॉइंट पे अंतर मिले वहां पे आपको रुक जाना है, आगे बढ़े। यहां 3 यहां 2, फर्स्ट पॉइंट पे अंतर मिल गया, फर्स्ट पॉइंट पे अंतर मिल गया, आप यहीं रुक जाइए। रुक के सर, रुक के आप डिसाइड कर लीजिए कि जो अंतर मिला है नंबर का, उसमें छोटा नंबर कौन सा है। तो जो छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर जिधर साइड से नंबरिंग करने से आया है ना, उधर साइड से नंबरिंग करना सही रहेगा और दूसरे साइड से नंबरिंग करना गलत हो जाएगा। समझ में आता है जी? ठीक है, यही रूल है RFPD रूल। RFPD रूल का स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट देखिए क्या है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन या मेन चेन, पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन should be done from that end which gives substituents, comma, the lowest locant number, the lowest locant number, lowest locant number at first difference point, at first difference point। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट ढूंढना है आपको। दोनों साइड से नंबरिंग कर लीजिए, दोनों साइड का लॉकेट नंबर लिख लीजिए, पहला वाला के सामने पहला वाला, दूसरा वाला के सामने दूसरा वाला, तीसरा वाला के सामने तीसरा वाला, जितना भी सब्स्टिट्यूएंट है उन सबका लॉकेट नंबर आपस में आमने सामने लिख दीजिए शुरू से। ठीक है, उसके बाद अंतर ढूंढिए, जहां पे पहला अंतर मिलेगा वहां रुक जाइए, फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट पे आपको रुक जाना है और डिसाइड करना है कि लोवेस्ट किधर साइड से मिल रहा है, लोवेस्ट बच्चे किधर साइड से मिल रहा है, लोएस्ट लॉकेंट नंबर जिधर साइड से मिल रहा होगा उधर साइड से नंबरिंग करना सही है, और उधर जिधर साइड से लोएस्ट नहीं मिल रहा है उधर साइड से नंबरिंग करना गलत है। चलेगा? ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके और लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, नंबरिंग कर लिए? ठीक है, नंबरिंग भी कर लिए। अब मान लीजिए कि नंबरिंग के ऐसे दुविधा में फंस जाते हैं, नंबरिंग करते समय, पेरेंट चेन के नंबरिंग करते समय ऐसे दुविधा में फंस जाते हैं कि यहां ऐसे लगा हुआ है, यहां ये लगा हुआ है और यहां ये लगा। ठीक है, देखो इधर देखो कि पेरेंट चेन हम सेलेक्ट कर लिए, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए। अब नंबरिंग कीजिए, तो इधर साइड से नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6,
अरे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो RFPD रूल लगाएंगे। इधर साइड का नंबर कौन कौन सा है, 2 पे मिला है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पर मिला है, 4 पर मिला है, 5 पर मिला है, 2 3 4 5। अच्छा, इधर साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। देखिए ना, इधर साइड से नंबरिंग करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां मिला, 2 पे, तो पहला वाला के सामने पहला वाला 2, फिर 3 पर भी मिल गया है, 4 पर भी मिल गया है और 5 पर भी मिल गया है। ये इधर साइड से नंबरिंग करेंगे तो अगर हम इधर साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये मिला। क्या RFPD रूल अंतर प्राप्त कर पा रहा है, हम क्या अंतर प्राप्त कर पा रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट 2 2 3 3 4 4 5 5 अंत तक चले गए, अंतर नहीं मिला। तो अगर अंतर नहीं मिला तो ये रूल फेल, RFPD रूल फेल। सर RFPD रूल फेल हो गया सर, क्या करें। तब आता है रूल नंबर 2, नंबरिंग का रूल नंबर 2 आता है। नंबरिंग का रूल नंबर 2 क्या है कि अगर RFPD रूल फेल हो जाए, अगर ऊपर वाला रूल अबव रूल फेल हो जाए, इफ अबव रूल फेल्स टू नंबर करेक्टली द पेरेंट चेन, देन that carbon chain will be selected, sorry, that way of numbering will be correct. Numbering should be done from that end which gives alphabetically prior substituent. अब alphabetically prior substituent the lowest locate number. अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट को जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। अब ये अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट क्या है सर, तो अल्फाबेटिकली अल्फाबेट के हिसाब से प्रायर पहले आने वाला, अल्फाबेट के हिसाब से पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सर, अरे हर सब्स्टिट्यूएंट का कुछ ना कुछ नाम होता है ना यार। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल। तो इन सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल। इथाइल आता है ना सर। हमको समझ में नहीं आता है कि अल्फाबेटिकल प्रायर कैसे देखते हैं, अल्फाबेटिकली कैसे देखते हैं। डिक्शनरी देखे हो तो डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली सारे चीजों का नाम रहता है। पहले ए से नाम स्टार्ट होगा, फिर ए आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर ए बी के बाद सी आएगा, उसके बाद डी आएगा। अल्फाबेट के हिसाब से डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज्ड होते हैं। यानी आपको मान के चलना है कि सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकली प्रायर देखने के लिए हम उसका नाम डिक्शनरी में देख रहे हैं। यानी कि डिक्शनरी में जिसका नाम पहले आएगा अल्फाबेट के हिसाब से, उसको जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा ना उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम है, देखो ना बच्चे, मिथाइल नाम है ना इसका। इसका नाम है, अरे ये क्या हो रहा भाई, इरेजर सिलेक्ट है क्या, इरेजर सिलेक्ट हो गया, अपने आप नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था ना जी, मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल नाम है, मिथाइल। इसका नाम क्या है, इथाइल। इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो जितना भी सारा सब्स्टिट्यूएंट है सब में से अल्फाबेटिकली प्रायर कौन है, तो सब में से अल्फाबेटिकली प्रायर है आपका इथाइल। ई से इसका नाम स्टार्ट होता है, बाकी सबका नाम तो एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, इथाइल। तो इथाइल को देखेंगे अब कि इथाइल को किधर साइड से कम नंबर मिल रहा है। तो इथाइल को इधर साइड से कम नंबर मिल रहा है, तो इधर साइड से नंबरिंग करना सही रहेगा और इधर साइड से नंबरिंग करना गलत रहेगा। ठीक है, तो नंबरिंग करना आज की क्लास में हम सीख लिए।
कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, और अगले क्लास में बच्चे हम नाम लिखना सीखेंगे कि एल्केन का हम नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।